जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा अर्थालंकार। और अर्थालंकार में से आज हमें लेना है पहला वेद, और वो है उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों तुलना। कल बेसिक क्वेश्चन आपके बताए गए थे अर्थालंकार से संबंधित, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसकी जो परिभाषा है ये कहें कि उपमा अलंकार के जो नियम है वो ये है कि जहाँ जहाँ एक वस्तु पदार्थ प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी से गुण, धर्म, जाति, वर्ग, रंग, रूप, आकार, गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप, आकार किसी भी आधार पर, गुण, धर्म, जाति, वर्ग, रंग, रूप, आकार किसी भी आधार पर की जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जी आपका उपमा अलंकार। दूसरा, जहां उपमान से उपमेय की तुलना हो, वो भी क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। जहां किसी पंक्ति या वाक्य में तुलना को बताने वाले निम्न वाचक शब्दों का प्रयोग। कौन से वाचक शब्द हैं जी? से, सा, सी, सम, समान, सरिस। से, सा, सी, सम, समान, सरिस। तुल्य इव। से, सा, सी, सम, समान, सरिस। तुल्य इव, जैसा, वैसा, जैसे और वैसे। तो या तो किसी पंक्ति में इनमें से कोई शब्द प्रयोग हो तो वो भी क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार। या फिर उपमान जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, जो गॉड गिफ्टेड हो। उपमेय जिसकी बाद में प्रसिद्धि हो, जो गॉड गिफ्टेड ना हो। उस उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही हो पंक्ति में, तो वो उपमान क्या है? वो एक वस्तु है। दूसरी वस्तु कौन सी है? वो उपमेय के रूप में है। तो जहां उन दोनों के बीच में गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप किसी भी आधार पर अगर तुलना होगी तो क्या कहलाएंगे?
उपमा अलंकार कहलाएंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ समझना है उपमा के तत्व, उपमा के तत्व, घटक या फिर अवयव कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक वाचक शब्द, और इसके बाद एक होता है साधारण धर्म। इन 4 तत्वों से उपमा बनती है। अर्थात जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश से मिलकर बना है 5 तत्वों से, ऐसे ही उपमा 4 तत्वों से मिलकर बनती है। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तुलना को बताने वाले शब्द जो उपमान और उपमेय, जो गुण उपमान व उपमेय दोनों में उपस्थित हो या विद्यमान हो, उपस्थित हो या विद्यमान हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक पंक्ति ली, यहाँ पे मैंने कहा आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई पंक्ति में अलंकार बताइए, दी गई पंक्ति में अलंकार बताइए। शिवम अपने मोबाइल की आवाज बढ़ाओ। जी, अपने मोबाइल की आवाज आपको बढ़ानी है। जी जी, ये सिलेबस ही हो रहा है आपका, तो आपके एग्जाम की डेट आने दो, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसके अंतर्गत चंद्रमा आपका उपमान है। चंद्रमा क्या है? उपमान। मुख क्या है? मुख है आपका उपमेय। ये क्या है आपका? उपमेय। समान क्या है आपका? वाचक शब्द। और सुंदर क्या है? साधारण धर्म। तो जब ये उपमा के चारों तत्व यहाँ मौजूद हो गए, तो उपमा का एक तत्व क्या है? उपमान। दूसरा क्या है? उपमेय। तीसरा क्या है? वाचक शब्द। चौथा क्या है? साधारण धर्म। तो जब उपमा के चारों तत्व मौजूद हो गए, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण हो गया। तो यहाँ आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें जो चंद्रमा है, इसमें चंद्रमा उपमान है, जो आपका मुख है वो उपमेय है, जो इसमें हमने समान शब्द का प्रयोग किया है वो क्या है? आपका
वाचक शब्द, और जो सुंदर है, जो गुण उपमान रूप में दोनों में हो, वो साधारण धर्म कहलाता। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। तो उपमा के 4 तत्व होते हैं, जिससे तुलना की गई। तुलना किससे करोगे? जो प्रकृति है, जो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति जो पहले से प्रसिद्ध हो। क्लियर? जिसकी तुलना की जाए, जो बाद में प्रसिद्ध हो, जो प्रकृति ना हो, जो बाद में प्रसिद्ध हो, वो क्या कहलाता है? वो उपमेय कहलाता है। तो तुलना को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ वाचक शब्द कौन कौन से हैं आपके? से, सा, सी, सम, इसमें समान आया था। सरिस, तुल्य, इव, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी आ जाए, आंखें बंद, उपमा अलंकार। और जहां ये चारों तत्व होंगे वहां पूर्ण उपमा होगी। तो उपमा के 2 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उपमा के कितने भेद होंगे? 2 भेद होंगे। इसके बाद है उपमा के भेद। उपमा के 2 भेद होते हैं, एक होता है पूर्ण उपमा, एक होता है लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा वहां होती है जहां उपमा के चारों तत्व हो। लुप्त उपमा वहां होती है जहां चारों तत्व में से कोई एक या 2 तत्व गायब हो जाए। अगर मैं यहां पर ये पंक्ति प्रयोग करूं, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। आपसे पूछेगा जी बताइए ये पूर्ण उपमा है कि लुप्त उपमा है? कैसे बताओगे? पीपल का पत्ता प्रकृति है, पहले से प्रसिद्ध है, तो ये क्या लाएगा आपका? उपमा। मन क्या कहलाएगा? मन कहलाएगा आपका उपमा। सरिस क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। डोला क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? साधारण धर्म। क्लियर? दूसरा, सागर सा गंभीर हृदय। मन निर्मल जल सा। इसमें क्या है जी? सागर प्रकृति है, तो ये उपमान है। हृदय उपमेय है। सा वाचक शब्द है। गंभीर साधारण धर्म है। ऐसे ही यहाँ जल उपमान है। मन उपमेय है। सा वाचक शब्द और निर्मल साधारण धर्म। इसमें भी उपमा के चारों तत्व है। तो दोस्तों ये भी पूर्ण उपमा है। जब उपमा के चारों तत्व है, पूर्ण उपमा का उदाहरण। जब इसमें भी चारों तत्व है, ये भी पूर्ण उपमा का उदाहरण। ऐसे ही यहाँ पे तीसरी पंक्ति आपको दी गई,
मेरा मुख चंद्रमा के समान है। इसमें पूछ रहा है जी, बताइए। तो इसमें चंद्रमा क्या है? उपमान। मुख क्या है? मुख उपमेय। समान क्या है? वाचक शब्द। गायब क्या है? साधारण धर्म। इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लुप्त उपमा। ये क्या कहलाएगा? लुप्त उपमा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो दी गई पंक्ति में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म बताइए क्या है। वो पंक्ति को देके ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे: उपमा, यमक, सलेश, उत्प्रेक्षा। राइट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन अप्लाई हुई। जहां एक वस्तु पदार्थ प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्राणी से गुण, धर्म, जाति, रंग, वर्ग, रूप, आकार किसी भी आधार पर हो, यहाँ उपमान से उपमेय की तुलना हो, वो देगा स्टेटमेंट, ये परिभाषाएं देगा। वो आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन होंगे: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। जहां किसी पंक्ति या वाक्य में तुलना को बताने के लिए निम्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो। अब देखो, इसमें समान का प्रयोग किया आपने, सरिस का प्रयोग किया, सा का प्रयोग किया। हमने अब तक जो पंक्ति ली उसमें सरिस, समान और सा। अगर कहीं सी, सम, तुल्य, इव भी आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां हमने पंक्ति का प्रयोग कर लिया, इसमें घन श्याम, तो यहां क्या प्रयोग किया हमने? घन श्याम का प्रयोग कर लिया। तो इसका जब हम वो करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? घन इव श्याम। ठीक है, बादल के समान काला। तो इसमें किसका प्रयोग हो गया? इव का प्रयोग हो गया। तो इसे ये क्या है? ये लुप्त उपमा का उदाहरण है। ये क्या है? लुप्त उपमा। और ये किसका उदाहरण है? ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें उपमा के 4 तत्व आए। तो ये पूर्ण उपमा हो गया, ये लुप्त उपमा हो गया। तो घनी शाम में क्या हो गया यहाँ पर? तो ये घन क्या है? बादल है। ये प्रकृति हो गया। प्रकृति का मतलब उपमान। ये क्या है? उपमान। तो यहाँ किसकी तुलना हो गई? उपमेय की। किसके साथ हो गई तुलना? बादल के समान। तो ये उपमान उपमेय 2 यहाँ गायब है। कौन से? वाचक शब्द और साधारण धर्म गायब है। इसमें यहाँ वाचक शब्द तो हमने अलग किया, इसकी व्याख्या की तब है। इसने तो 2 ही दिए थे ना। घनश्याम में बताइए जी कौन सा अलंकार है, तो आप कहोगे घनश्याम में उपमा अलंकार है। उपमा में से कौन सा है? ठीक है, पूर्ण उपमा या लुप्त उपमा। आप कहोगे लुप्त उपमा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 गायब है। कौन से गायब है? वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसमें चारों के चारों है, तो इसीलिए ये क्या कहलाया आपका? ये पूर्ण उपमा कहलाया। क्या कहलाया? ये पूर्ण उपमा। ठीक है जी। अब फिर आपसे वो देगा पंक्ति, ये बताइए जी, चांद सा रोशन चैर, इसमें अलंकार बताइए। तो आप क्या करोगे? शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग। इसमें योजक चिन्ह के साथ सा आया है और ये उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार में कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, कैसे बताओगे? इसमें चांद क्या है? प्रकृति है। चांद की पहले से सुंदरता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये उपमान कहलाएगा। चेहरा क्या कहलाएगा? चेहरा उपमेय कहलाएगा। ठीक है, इसमें सा क्या कहलाएगा? सा कहलाएगा वाचक शब्द। सा क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। रोशन क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये कहलाएगा साधारण धर्म। ये क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है? वाचक शब्द है, साधारण धर्म। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आ जाते हैं दूसरे अलंकार। अगर उपमा समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। दूसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ होगा जी, उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षालंकार होगा उपमान में उपमेय की संभावना या कल्पना की जाती हो। तो वहां क्या है, क्योंकि उत्प्रेक्षा का अर्थ संभावना हो। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, संभावना। दूसरा क्या कहलाएगा जी, संभावना को प्रकट करने के लिए, संभावना को बताने के लिए निम्न वाचक शब्द का प्रयोग। तो कौन से वाचक शब्द का प्रयोग होगा, मनो, जनो, मनो, जनो, मानो, जानो, मन हूं, जन हूं, किंतु, परंतु, लेकिन, इनमें से किसी का भी प्रयोग होगा तो कहलाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी में किसी दूसरी वस्तु, पदार्थ, जहां किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी में किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी के किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी की संभावना या कल्पना गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप, आकार के, गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप, आकार के आधार पर की जाए, आकार के आधार पर किए जाए तो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, तो बात वही है जिसको हम यहाँ पे उपमान कह रहे हैं ना, वो तो यहाँ एक वस्तु हो गई, और जिसको हम यहाँ उपमेय कह रहे हैं वो यहाँ दूसरी वस्तु हो गई। तो अगर उनमें हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, कल्पना प्रकट कर रहे हैं, तो वो भी किसके आधार पे हैं, गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप, आकार के आधार पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो क्या कहलाएगा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये भी ध्यान रखना है जी, ठीक है। चलो, जैसे सोवत ओढ़े पीत पट, सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात।
मनहु नीलमणि, मनहु नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। मनहु नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। कैसे बताओगे? ये क्या है? वाचक शब्द है। अब जब इसमें मनहु वाचक शब्द आ गया तो ये किसको बताएगा? ये बताएगा संभावना को। इसको बताएगा संभावना। यही तो बात हुई है यहाँ। इसमें से ये प्रयोग हुआ तो संभावना को बताने के लिए निम्नवाचक शब्द का अगर प्रयोग हो जाए तो आप उससे पहचानो। वह आपको अपभ्रंश भाषा की पंक्ति देगा, अवधि की देगा, वर्ज की देगा या खड़ी बोली की देगा। खड़ी बोली की देगा तो वो प्रयोग करेगा किंतु परंतु लेकिन का। अपभ्रंश और अवधि वर्ज भाषा की पंक्ति देगा तो मनु जनु, मनो जनो, मानो जानो, मनहु जनहु का प्रयोग करेगा। तो बिना इन शब्दों के प्रयोग के वो संभावना प्रकट कर ही नहीं सकता दो व्यक्ति वस्तु पदार्थ में। तो इसलिए उसकी मजबूरी है, अगर उसको तुलना करनी है तो इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से सासी सम समान सरिष तुल्य इव, जैसा वैसा तैसा। अगर उसको संभावना प्रकट करनी है, पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? मनहु। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर, गात मतलब शरीर, सलोना श्याम सलोना मतलब सांवला शरीर, अपने सांवले शरीर पर पीत पट पीले वस्त्रों को धारण करके मनहु मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, अभी अभी सूर्य उदित हुआ है। तो यहाँ नीलमणि पर्वत पर अभी सूर्य उदित हुआ, इसकी संभावना भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर धारण पीले वस्त्रों में की गई। तो यहाँ पीले वस्त्र, ये पीतपट की संभावना इसमें है, और शाम सलोने गात की संभावना नीलमणि पर्वत। और किस शब्द के माध्यम से है? इसके माध्यम से। जहां संभावना होगी वहां उत्प्रेक्षा होगी। संभावना को बताने वाला शब्द क्या है? मनहु, मानो। जैसे मैथ वाले टीचर करते हैं, माना कि ये एक्स है, चूंकि ये एक्स है, उस संभावना ही तो है, पॉसिबिलिटी है वो। तो इसलिए क्या कहलाया? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अलंकार है आपका रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कहाँ होगा रूपक? जहां समानता हो, जहां दो व्यक्ति वस्तु पदार्थ में कोई भेद ना हो, जहां दो व्यक्ति वस्तु पदार्थ में कोई भिन्नता ना हो, तो क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे जी? कैसे हैं रूपक अलंकार? जहां उपमान से उपमेय की, उपमान से उपमेय की अभिन्नता, अभिन्नता अर्थात समानता बताई जाए, वो क्या कहलाता है? रूपक अलंकार। जहां जहां उपमेय पर उपमेय पर उपमान पर
उपमेय का अभेद आरोप जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो तो क्या कहलाता है? रूपक अलंकार। समानता बताई जाए जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो। ठीक है जी। जैसे तीसरा, जहाँ समानता को बताने के लिए किसी भी वाचक शब्द जहाँ समानता को बताने के लिए किसी भी वाचक शब्द का जहाँ समानता को बताने के लिए किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग ना हो। जैसे अब मैं सबके एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार है। मैंने आपको अनुप्रास पढ़ाया है, यमक श्लेष उपमा उत्प्रेक्षा और रूप, ये 6 अलंकार मैंने पढ़ाए आप। अब ये 6 अलंकार सभी अलंकारों में 75% में है, बाकी 25% में सारे अलंकार है। 75 अलंकार वाले टॉपिक का केवल ये 6 अलंकार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, 9 बजे वाली शाम की यूट्यूब की क्लास मंडे से शुरू होगी। अभी थोड़ी चीजें अस्त और व्यस्त दोनों चल रही है, तो इसलिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में क्लास होती है शाम को 7 से 8:30 और 8:30 से 10। तो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और सुबह मॉर्निंग में चूंकि आप लोगों का ऑनलाइन क्लास है, तो मेरा शेड्यूल ऑफलाइन में शाम को 7 बजे से 2 अलग अलग बैचों में 10 बजे तक चलता है, जिसकी वजह से अभी आपकी यूट्यूब की क्लासें बंद है। मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है जी? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। मैं यहाँ इन सब के एग्जाम्पल लिखता हूँ और आपको ये बताना है कि इनमें से किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ चरण सरोज, पाखरन, लागू। चरण, कमल, बंदो, एक राम घनश्याम, एक राम घनश्याम ते चातक तुलसी दास। पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन पायो। या मोरी
में नहीं, मैया मैया में चंद्र खिलौना, मैया में चंद्र खिलौना ले हो। 5 एग्जाम्पल है आपके और 6 ऑप्शंस हैं और सबको आंसर देना है। इसको आप ए मान सकते हो या तो आप 1 2 3 4 5 6 की दृष्टि से चलो, या ए बी सी डी ई और एफ। ये बताना है आपको कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। शोभित, अमन, मन्नी, मोन्टू, संगम, आशीष, अश्विनी, विपुल, भारती, संगम। यस जी, क्लियर कीजिए। मैया में चंद्र खिलौना ले हो, ये ऑप्शन है और इन ऑप्शन में आपको बताना है, सबको आंसर देना है जी फटाफट। ठीक है, चरण सरोज पाखरन लागा, इसमें ये क्या है जी, सरोज कहते हैं कमल को, ये उपमान है, और चरण क्या है इसमें, उपमेय। क्लियर। यहाँ कमल क्या है, उपमान, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति है, और चरण क्या है यहाँ, उपमेय। ठीक है जी। यहाँ पे राम क्या है, उपमान जो पहले प्रसिद्ध हो। श्याम क्या है, उपमेय। यहाँ राम क्या है, उपमान है, और रतन धन क्या है, उपमेय। यहाँ चंद्रमा क्या है, चंद्र उपमान है, और खिलौना क्या है, उपमेय। तो यहाँ उपमान उपमेय तो है, लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं। यहाँ उपमान उपमेय तो है, कोई वाचक शब्द नहीं है। और जब वाचक शब्द नहीं है तो उपमा भी नहीं है और उत्प्रेक्षा भी नहीं है, क्योंकि जहां सा से सी सम समान सरिस आता हो वहां उपमा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जहां मनु मानो जनु जानो, मन हूं जन हूं मानो जानो आ जाए तो ये भी कोई कंडीशन नहीं है। अनुप्रास वहां होता है जहां वर्ण या वाक्य की आवृत्ति होती है, वो हो नहीं रही है। यमक वहां होता है जहां कोई शब्द जोड़े युग्मक के रूप में आता हो, अलग अर्थ देता है, वो है नहीं। जहां कोई शब्द विषम संख्या में रिपीट होता हो, 1 3 5 के क्रम में अलग अलग अर्थ देता हो, वो यहाँ है नहीं। इसीलिए सारे के सारे एग्जाम्पल है रूपक अलंकार के हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रूपक अलंकार के। रूपक अलंकार में बस ये कोशिश कर रहा था कि जो मैंने आपको सिखाया वो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या है, जहां समानता बताई जाए, जहां दो व्यक्ति वस्तु में अभेद हो, कोई भेद ना हो, दो व्यक्ति वस्तु में कोई भिन्नता ना हो। भाई भिन्नता के आगे ए लगे अर्थात है भिन्नता, ज्ञान के आगे ए लगाएंगे जहां ज्ञान नहीं है, भेद के आगे ए लगाएंगे जहां भेद नहीं है। जब भेद नहीं है तो फिर क्या है, समानता है। तो जहां उपमान से उपमेय की अभिन्नता समानता हो, जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो, जहां समानता को बताने के लिए किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग ना हो, यहां केवल और केवल उपमान उपमेय थे, कोई वाचक शब्द था ही नहीं। क्लियर। यहाँ पे क्या किया गया, चरण सरोज पाखरन लागा, तालाब में खिले हुए कमल ऐसे लग रहे हैं जैसे इंसान अपने पैरों को ऊपर करके खड़े हैं, ऐसे। तो यहाँ क्या है, ये जो पैर है किसके समान, सरोज कमल के समान लग रहे हैं। चरण कमल बंदो हरियाई, भगवान श्री राम के चरण कमल के समान लग रहे हैं, किसको, केट नाविक को।
एक राम घनश्याम, राम और घनश्याम दो व्यक्ति, लेकिन तुलसीदास के लिए दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एक राम घनश्याम थे, चातक तुलसीदास, तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरे लिए भगवान राम और श्याम श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के होते हुए भी उनमें समानता बताई जाए, उनको एक बताया जाए, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम मिल गए, अब रतन धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए रतन धन और राम, यहाँ प्रेम भी कह सकते हैं। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पाया, तो दोनों क्या है, एक है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। तो पहले दिन जब माता यशोदा को घर का काम करना था, परात में पानी भर के चंद्रमा की परछाई उसमें डाल के भगवान श्री कृष्ण जी को, नटखट गोपाल को खेलने के लिए दे दिया। अगले दिन भगवान जी उठते हैं श्री कृष्ण जी, और वो अपना जो खिलौना, जो परात में पानी में जिसकी परछाई थी, उसको तो खिलौना समझ के खेल रहे थे, लेकिन नेक्स्ट डे वो उनको आसमान में दिखाई देता है। तब कहते हैं मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, अर्थात उसने, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को अपना खिलौना मान लिया। उपमान को उप में, क्यों, समानता के कारण। पहले दिन जिस चंद्रमा की परछाई के साथ खेल रहा था, अगले दिन वो परछाई उसको, जो पहले नीचे परात के पानी में थी, आसमान में दिखाई दी। उन्होंने चंद्रमा को क्या समझा, खिलौना। तो दो अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के होते हुए भी जब उनमें समानता बताई जाती है, तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो ये सारे के सारे रूपक अलंकार के ही उदाहरण हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट अतिशोक्ति अलंकार। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्या है जी, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार कहाँ होता है? अतिशोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा के कहना, जहां जहां किसी वस्तु, जहां किसी वस्तु, पदार्थ, जहां किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की गुण या दोष, गुण या दोष को बढ़ा चढ़ाकर, गुण या दोष को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। जहां किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुण या दोष को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, वो क्या कहलाता है? अतिशोक्ति अलंकार। आगे नदियां, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, घोड़ा कैसे जाए पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा, राणा ने सोचा इस पार, तब तक, तब तक घोड़ा था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। हनुमान की पूंछ में लग न पाई,
हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बिना पूंछ में आग लगे लंका भी जला दी, निशाचर राक्षस भी भगा दी। आगे नदियां पड़ी अपार, नदी वो अपार है, उसको पार नहीं पाया जा सकता। घोड़ा कैसे जाए पार? महाराणा प्रताप टेंशन में आ गए कि घोड़ा कैसे पार जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा इधर सोच ही रहा था, तब तक घोड़ा था उस पार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया? अतिशोक्ति अलंकार कहलाया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अतिशोक्ति को क्या कहते हैं? बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, किसी के गुण को, किसी के दोष को। यहाँ हनुमान जी के पराक्रम को, हनुमान जी की चतुराई को, हनुमान जी की वीरता को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया। यहाँ घोड़ा जो चेतक है उसकी स्फूर्ति को, उसकी ताकत को, उसके साहस को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया, इसलिए वो क्या कहलाया? अतिशोक्ति कहलाया। इसके बाद पांचवा अलंकार है आपका विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार कहाँ होगा? जहां वास्तव में विरोध ना हो, जहां वास्तव में विरोध ना हो, केवल जहां वास्तव में विरोध ना हो, केवल केवल विरोध का, जहां वास्तव में विरोध ना हो, केवल विरोध का, केवल विरोध का आभास। जिस वाक्य या पंक्ति में, जिस वाक्य या पंक्ति में नैना नहीं मत मना करना आदि। जिस वाक्य या पंक्ति में नैना नहीं मत मना करना आदि 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 निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग हो। में नैना नहीं मत मना करना आदि निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग हो, क्या कहलाता है? विरोधाभास। ने खुदा मिला, ने विशाले सनम, ने खुद सोया, ने मुझे सोने दिया। जब से हैं आंख लगी, जब से आंख लगी तब से न
आग लगी, जब से है आग लगी तब से न आग लगी। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। गुटखा बीड़ी गुटखा बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। गुटखा बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो उस पे हानिकारक लिखा हुआ है पैकेट पे, फिर भी लोग गुटखा भी खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। गाड़ी खड़ी करना यहाँ मना है, उसके बावजूद भी वहां गाड़ी खड़ी मिलेगी। जब से आंख लगी, खुद कह रहा है आंख लगी, अगले पन मना कर रहे हैं तब से न आंख लगी। न खुद सोया न मुझे सोने दिया, सोने की बात हो रही है, मना कर रहा है। न खुदा मिला न विशाले सनम, तो यहाँ पे मिले दोनों, ठीक है, लेकिन मना कर रहा है। तो जब शादी नहीं हो रही है तो किसी तरह शादी हो जाए अच्छी जगह, और जब शादी हो गई, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आई कि नहीं ये तो आफत में मोल ले ली है, समस्याओं में पैर डाल दिया है, तो घर गृहस्थी छोड़ के खुदा की इबादत करने चला गया। वहाँ भी मन नहीं लगा, वापिस आके बोला ना खुदा मिला ना विशाल। क्योंकि जब कोई आदमी किसी को छोड़ के चला जाएगा, वो इंतजार थोड़ा ही करेगा दूसरे का। तो यानी कि यहाँ जो स्थिति है वो वास्तव में विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास है। तो जिस वाक्य पंक्ति में नैना नी नहीं, इसमें कहाँ प्रयोग है? इसमें मना, इसमें न, ये रहा यहाँ पे, इसमें न का प्रयोग है, इसमें भी न का प्रयोग है, इसमें भी न का प्रयोग है, इसमें मना का प्रयोग है, इसमें हानिकारक निषेधात्मक शब्द का प्रयोग है। तो ये क्या कहलाया? विरोधाभास अलंकार कहलाया। कल जो पढ़ेंगे 6 नंबर, तो वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे विभावना अलंकार। क्या पढ़ेंगे? विभावना अलंकार। जिसका भी जो भी डाउट हो, जो भी आप पढ़ते समय कमेंट करते रहते हो, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्याएं बता सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को एग्जाम की डेट आ गई है, ठीक है, ये एग्जाम की डेट संभावित नज़दीक है, तो उनको टेंशन हो रही है कि सिलेबस कैसे पूरा होगा। आपका सिलेबस पूरा होगा 2 तरीके से। मान के चलो कोई अचानक डेट आ जाती है, मैं बता रहा हूँ पीछे कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई एग्जाम की डेट आई, या मैं पता है उस डेट पे एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है, तो अगर वो पोस्टपोन नहीं होता, वो एग्जाम की डेट क्लियर है और हम ये श्योर है कि इसी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है, तो हमारे कुछ टॉपिक अगर बचते हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग क्लास आपको प्रोवाइड करा देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब एग्जाम की डेट फिक्स हो जाती है कि अगर उस भी डेट पे वो एग्जाम होने वाला होता है, हम 1 घंटे की क्लास को 2 घंटे की कर देते हैं। तीसरा फिक्स हो जाती है कि अगर उस भी डेट पे वो एग्जाम होने वाला होता है, हम 1 घंटे की क्लास को 2 घंटे की कर देते हैं। तीसरा ये है कि आपकी एग्जाम की डेट से पहले ही आपको टेंशन जरूर है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, लेकिन आपकी एग्जाम की डेट तक हम उस सिलेबस को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। सर अक्षर को संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं कहते? अक्षर तो वर्ण जिसको आप कह रहे हैं उसकी मौखिक इकाई है, यानी कि अगर हम लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाया, हम बोलते हैं तो वही वर्ण क्या कहलाया? अक्षर। तो यानी कि वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है, बस अंतर ये है कि लिखित इकाई वर्ण कहलाती है और मौखिक वर्बली जब हम बोलते हैं अमित जी,
तब उसको अक्षर कहते हैं, इसलिए संयुक्त स्वर नहीं होते हैं। क्योंकि अक्षर में दो संयुक्त में क्या होता है कि ये तो दो संयुक्त स्वर होगा तो उसमें दो स्वर आपको मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन होगा तो उसमें दो व्यंजन मिलेंगे, दोनों स्वर और दोनों व्यंजन अलग अलग होंगे। जी जी बिल्कुल, साहित्य भी कराएंगे आपको, सारी चीजें कराएंगे जी अरविंद यादव जी, लेकिन वही है जो चीज चल रही है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे इस ग्रुप को, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। ठीक है जी। क्लास नंबर 23 के लिए ऑलरेडी मैं उनको बता चुका हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम थी कुछ, ठीक है, ऐप पे कुछ अपडेट का काम चल रहा था जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आई। मैं टेक्निकल टीम को मैसेज दे चुका हूँ, वो उनका काम है, वो उसको सही कर देंगे। इसके अलावा और किसी की कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा, ठीक है, कोई भी जो आप कमेंट करते रहते हो जब हम पढ़ाते हैं उस समय, जी जी, और कोई भी दुविधा अगर आपको है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक सारी चीज क्लियर है जो भी अब तक आपने पढ़े हैं? प्रिया पांडे, आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। रीजन क्या है ना, हर चीज को समय देना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं होगा। आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें लर्न करने की होती है, याद करने की, जैसे शब्दावली वाला है, साहित्य है, प्रसिद्ध कवि लेखकों की रचनाएं हैं, वो सब लर्न करने की चीजें हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे हिंदी व्याकरण में काव्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज समझाने की होती है, तो उसको हम यहीं पे कराते हैं। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं क्या, उनकी यहाँ पीएनजी लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि किस लेखक ने ये रचना लिखी और उस रचना में क्या विषय वस्तु रखी गई, क्या उसका जो है कथा है। तो कुल मिला के बात यह है कि 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट का रोल ज़्यादा है। एक है हिंदी साहित्य, दूसरा है हिंदी शब्दावली, ठीक है, और तीसरा है शब्दों का मीनिंग। अगर आपको इन सब चीज़ों से फ्री होना है तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप डिपेंड रहोगे किताबों पे, नोट्स पे, ठीक है, क्लास पे, तो फिर काम नहीं बनेगा। क्योंकि एक बार पढ़ के ये याद नहीं होंगे, तो 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी साहित्य भी और हिंदी शब्दावली भी। जी जी हाँ, एग्जाम में ऑफलाइन जो एग्जाम होते हैं उसमें बिल्कुल आप कुछ भी प्रयोग करो, उससे कोई मना नहीं होती है। आप पेंसिल का प्रयोग करो, पेन का प्रयोग करो, पेपर आपके साथ आएगा। ऑनलाइन जब एग्जाम होते हैं तो वहाँ तो स्वाभाविक बात है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एग्जाम में अंडरलाइन करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जी जी मोनिका जी, जो टॉपिक आपने एक बार पहले पढ़ लिया है उसको दोबारा रिवाइज कर लो। बहुत सारे बच्चों की जब हमें रिवीजन नहीं करवाते, प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तब बच्चे कहते हैं सर जी रिवीजन करवा दो। अब कोई टॉपिक का आपका रिवीजन हो रहा है तो फिर ये अगर आपका ये अच्छे से तैयार है, इसके क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, तो फिर आपको 1-2 दिन अपनी क्लास अटेंड ना करके सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। जी जी वेरी गुड। ये बता चुके हैं रंजीत कुमार जी, आप क्वेश्चन पेपर पर अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडरलाइन आपको वहीं करनी होती है जहां क्वेश्चन में नया ना नहीं पूछा गया हो, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत तो गलत है, वहाँ आपकी स्पीड कम होगी। पेपर में वैसे ही समय कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये आदत ठीक नहीं है। हर शब्द को आप अंडरलाइन करके पढ़ोगे क्वेश्चंस के, तो वो आदत अपने आप में ज़्यादा समय लेती है और वहाँ पे टाइमिंग मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अंडरलाइन केवल उनको करना होता है जिसके आधार पे आप आंसर खोज रहे हो। जैसे क्वेश्चन में आ गया नैना नहीं, कम महत्वपूर्ण है, कम प्रभावशाली है, इनमें से कौन सा नहीं है, उसको अंडरलाइन करना होता है। जी 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 और किसी का कोई डाउट? आप रोज मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, जब हम टॉपिक करा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो बच्चे कमेंट करते रहते हैं। जी आप एग्जाम का नाम लिखिए पहले, अमन चौधरी। जी अमन चौरसिया, ये आप एग्जाम का नाम लिखिए पहले, तब बता पाएंगे। इसके अलावा और कोई दुविधा? चलो जी, जो जो एग्जाम की डेट आई है उसकी चर्चा कल कर लेंगे। जी जिस एग्जाम की डेट आई है, जो फार्म आपने भरे हुए हों,
ठीक है, कौन सा एग्जाम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा एग्जाम कब तक हो सकता है, उसकी डेट के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।